पावर में आगे देखो और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन पावर का ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसका रिजल्ट भी याद रखेंगे आप, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन रहता है इस तरह का, लेट अस से कि आपके पास ये कोई एक क्या है, पाइप है, होस पाइप है, ये कोई होस पाइप है, इसमें इसके थ्रू कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो A है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कल से है ना 4:30 तक पहुंच जाया करो, 4:45 क्लास शुरू हो जाएगी, 4:45 क्लास शुरू कर देंगे एक्स्ट्रा, तो उस दिन देख लेंगे। ठीक, क्या हो गया? रो क्या चीज है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ए मान लो, ए इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस होस पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होस पाइप, ठीक है। और इससे जो लिक्विड या वाटर जो भी है वो किस वेलोसिटी से आ रहा है बाहर? v मीटर पर सेकंड से, v मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ये चीज़ फिजिबल हो उसके लिए जो भी मशीन आप यहाँ लगाओगे उसके लिए कितनी पावर की आवश्यकता होगी सारे काम के लिए, ये बताना है आपको। तो देखो भाई, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था ना ये वाला, या कुछ और था? यही था मेरे ख्याल से। तो देखो पावर निकालनी, तो पावर बराबर क्या होगा? ये बढ़िया अच्छा सा सवाल है, देखो जरा। P बराबर क्या होगा? F इंटू वी। अरे P बराबर क्या होगा? F इंटू वी। वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है। देखो आपके दिमाग में पता क्या आ सकती है, जरा सोचना क्या गड़बड़ मैं सही कर रहा हूँ कि कुछ गलत कर रहा हूँ, अभी नोट मत करना। F बराबर क्या लिख दूँ बेटा मैं? M इंटू ए। भाई कल के क्वेश्चन में भी तो करा ही था हमने, F बराबर M में। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि लिक्विड तो जो है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से बाहर आ रहा है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो फिर तो पावर 0 होगी। लेकिन एक्चुअल में किसी क्वेश्चन में ऐसा, किसी भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें 0 का तो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। कहाँ गड़बड़ हो रही है ये बताओ कि भैया F बराबर m में है, F बराबर m में वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, और a की वैल्यू 0 पुट करती, पावर क्या आ गया? 0। लेकिन क्या बिना पावर के ऐसा काम हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्या गड़बड़ कर दी? जब आपको मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था तब मैंने क्या आपको ये कहा था कि F बराबर m में ही न्यूटन सेकंड लॉ है ना? मैंने तो आपको क्या कहा था, ध्यान करो, मैंने आपको कहा था कि F इज इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। ये था एक्चुअल, दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो बिल्कुल ये फैक्टर 0 होगा सर। वो F बराबर m में कब आया था? जब मास कांस्टेंट था। क्या यहाँ पे मास कांस्टेंट है? नहीं, या तो लगातार मास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इन दिस केस वी विल यूज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू v dm बाई dt। ये dm बाई dt क्या चीज है? dm बाई dt क्या होगा बेटा? फ्लो ऑफ मास पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ मास, फ्लो ऑफ मास पर यूनिट टाइम। देखो इसको समझेंगे, अल्टीमेटली इसका रिजल्ट है बड़ा सिंपल सा, वो याद भी कर लेंगे, आसान सा है रिजल्ट। F इज इक्वल टू वी dm बाई dt। तो ये गड़बड़ कर रहे थे कि वहाँ पे m में नहीं लिख सकते हम उसको, तो फिर अब क्या करें कि सर P इज इक्वल टू, अब F की जगह आप क्या लिखोगे? v dm बाई dt, और एक वेलोसिटी ऑलरेडी बाहर पड़ी है,
So you will get P is equal to V square dm by dt, dm by dt। अब इस मास को कैसे लिखा जाए? अब आप देखो बेटा मास को कैसे लिखा जाए। मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है बेटा? रो। वॉल्यूम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। मैं मान लेता हूं कि टी टाइम में कितना लिक्विड कॉलम फ्लो किया, dt टाइम में कितना मान लिया मैंने? x फ्लो किया, तो ये x लिख दिया आपने। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है आपको? बेटा dm बाई dt क्या चीज है? पर यूनिट टाइम कितना मास ऑफ लिक्विड फ्लो किया है। तो आप एक बात देखो, मास का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मुझे एक बात बताओ, v मीटर पर सेकंड का अर्थ क्या है? कि एक सेकंड में कितना लेंथ ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा? कितना लेंथ? v मीटर। तो यानी कि एक सेकंड में कितना? v मीटर। तो एक सेकंड की वॉल्यूम आप निकाल सकते थे क्या? कैसे निकाल सकते थे? v इंटू ए इंटू जो आपकी डेंसिटी थी वो। मैं कह रहा हूं कि अच्छा dt टाइम में मैंने मान लिया कि कितना लेंथ चला? x लेंथ चला। तो रो a इंटू एक्स पावर इज इक्वल टू वॉट? रो भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया v स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। रो ए वी क्यूब। दिस इज द पावर इम्पार्टेड। इतनी पावर की आवश्यकता होगी, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पता है मास की फॉर्मेट में आ जाता है। देखो जरा, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ऐसे अगर करूं, मैं मास की फॉर्मेट में लिख के आना चाह रहा हूं। मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से क्या कर देता हूं? डिवाइड। तो क्या बनेगा? रो ए एल डिवाइडेड बाई एल इंटू वी क्यूब। अरे मैंने एल से मल्टीप्लाई और एल से क्या कर दिया? डिवाइड। ये क्या बन गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हुआ? मास। और ये नीचे क्या है? लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। अरे ये क्या बनेगा? मास पर यूनिट लेंथ। तो P इज इक्वल टू, इसको मैं म्यू से लिख देता हूं, म्यू वी क्यूब। इधर से कर लिया नोटी? करो 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 जल्दी से। ये म्यू बेटा क्या चीज है? म्यू आपका मास पर यूनिट लेंथ है। म्यू आपका क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ये आपका मास पर यूनिट लेंथ है। लिख लें आप, म्यू इज योर मास पर यूनिट लेंथ। दिस इज मास। मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। ये रिजल्ट बेटा आप देखेंगे अगर पीवाई क्यूज में, तो ये सवाल बहुत बार आया हुआ है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या? एक क्वेश्चन ये बन जाता है इसके साथ, पहले नोट करो फिर बताते हैं। कर लिया नोट? ये करो करो तो जल्दी से नोट करो। इसमें ना एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, सारा सब कुछ एज इट इज, बस इसमें एक पार्ट और ये पूछ लेंगे, एक क्वेश्चन और यही बन जाएगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ये बताना, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड। किस रेट से, यानी कि पर यूनिट टाइम कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, वो रेट बताना है आपको। तो बेटा एक बात तो ध्यान रखना कि dm बाई dt की वैल्यू किसके बराबर आई थी, बता सकते हो? रो ए वी। ये बात ध्यान रखें, आगे से क्वेश्चन में आपके बहुत बार यूज जरूरत पड़ेगी। dm बाई dt देखो क्या आया था? रो ए इंटू एक्स, और फिर ये dx बाई dt क्या बन गया था? v। dm बाई dt इज रो ए वी। बेटा ध्यान रखना, dm बाई dt ये आपको जो चेन वाले जो सवाल है कि चेन भी कोई फॉल कर रही है, उसमें भी आवश्यकता पड़ेगी इसकी। तो क्या फॉर्मूला रहेगा dm बाई dt का? रो ए इंटू वी। तो चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये कि किस रेट से काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट की है। आप लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। आपको चाहिए क्या? आपको डी के बाय डी टी चाहिए।
अरे यही होता है रेट, अरे रेट यही होता है क्या? बड़ा डल रिस्पॉन्स है, क्या होता है रेट बताओ? यस सर तो बोल दिया। अरे रेट ऑफ चेंज क्या कौन रिप्रेजेंट करेगा? डिफरेंशिएशन, काइनेटिक एनर्जी का रेट डी के बाई डी टी, डी बाई डी टी, और ये क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। आप देखो वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी और मास भी कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, हाफ ऑफ वी स्क्वायर कांस्टेंट डी एम बाई डी टी। और भैया डी एम बाई डी टी की वैल्यू तो आप क्या लिखते हो? रो ए वी, रो ए वी। तो इसका आंसर आ जाता है हाफ ऑफ रो ए वी क्यूब। और सिमिलरली यू कैन राइट हाफ ऑफ म्यू वी क्यूब। म्यू इज अगेन मास पर यूनिट लेंथ। एम टोटल मास नहीं है, ये म्यू जो है दिस इज नॉट द टोटल मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर? आपको काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम वाला पार्ट पढ़ा दिया गया है ना, कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, वो वाला पार्ट। चलो हो गया, ये नोट हो गया होगा। एक क्वेश्चन ये है, the kinetic energy of a particle, the kinetic energy of a particle is increased by 300%, then find percentage increase in the linear momentum। ये बताना है। काइनेटिक एनर्जी में 300% चेंज किया, तो आपको अब ये बताना है कि ऐसा करने पर लीनियर मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा या चेंज आएगा। देखो भाई, हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ 2mk। ठीक है, ये हमारी अब इनिशियल मोमेंटम P था और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? K इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। अब आप एक बात देखोगे, नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आपने 300% बढ़ा दी, यानी कि जो पहले थी वो तो है ही है, उसमें कितना परसेंट और बढ़ गया? 300%। तो पहले से कितनी थी? K, कितनी और बढ़ गई? 300%। तो आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 4K। नई काइनेटिक एनर्जी अब कितनी है? 4K है। तो अब नया लीनियर मोमेंटम कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 2m, और अब काइनेटिक एनर्जी 4K। ये तो बाहर आ गया, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2mk। ये अंडर रूट ऑफ 2mk तो क्या है? इनिशियल मोमेंटम। नया मोमेंटम क्या आ गया? 2p। अब आप देखो कि चेंज इन मोमेंटम कितना आया? फाइनल मोमेंटम 2p माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो दिस चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? दिस चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू p। ये p के बराबर आ गया। परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोमेंटम। कोई भी चीज बेटा, किसी का भी परसेंटेज चेंज निकालना हो, उसमें कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या था, और गुना में क्या कर दिया जाए? 100, वो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। डेल्टा पी यहाँ कितना आया? p। ओरिजिनल मोमेंटम कितना था? p इंटू 100%। इट कम्स आउट टू बी कितना? 100%। 100% का इंक्रीज आया, 100% का इंक्रीज आया। क्लियर है ये? ओके। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, बताओ क्या है? क्या चीज?
मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। देखो आपने, देखो सर्कुलर मोशन का ये बिल्कुल एंड है, इसके बाद सर्कुलर मोशन इस तरह से तो नहीं आएगा ना, वो रोटेशन में ही आएगा, बट सर्कुलर मोशन का लास्ट हिसाब किताब है ये। सबसे पहले पढ़ा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और अब लास्ट है क्या ये चीज़, बेसिकली एनर्जी क्या है, एनर्जी कंसिडरेशन इन क्या है, वर्टिकल सर्कल या वर्टिकल सर्कल में। अब तक आप जो भी सर्कुलर मोशन देख रहे थे वो कहाँ देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। अरे किस में देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल का कोई खेल नहीं था। अब इस बार क्या किया है हमने, इस बार हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं घुमा रहे हैं सर्कल को, इस बार ऐसे घुमा रहे हैं वर्टिकल में। आपने क्या किया, ये मान लिया कोई पार्टिकल है, आपने एक स्ट्रिंग ली, उस स्ट्रिंग के साथ उस पत्थर को या पार्टिकल को क्या कर दिया, बांध दिया, और अब ऐसे घुमा रहे हो आप उसको ऐसे, अब वो ऐसे घूम रहा है पूरा वर्टिकल प्लेन। ये प्लेन कौन सा है, ये वाला वर्टिकल प्लेन, इस बार वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे वो जो मैं स्ट्रिंग कंसीडर करूंगा वो स्ट्रिंग का मास क्या रहेगा, 0, मासलेस रहेगी वो स्ट्रिंग। देखो जरा, ये आपने एक पार्टिकल जिसका मास क्या है, m, स्ट्रिंग तो हमारी क्या रहेगी, मासलेस, और इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई, l। L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड m इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल जो उसके साथ बांधा हुआ है आपने। एक बात तो ये ध्यान रहे कि पार्टिकल सर्कल तभी पूरा कर पाएगा जब उसका जो टेंशन, जब उसकी जो स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन क्या रहे, टेंशन रहे, उसमें पॉजिटिव टेंशन रहे, वो स्लैग ना करे। पार्टिकल कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, बेटा वर्टिकल सर्कल को VC से लिख रहा हूं मैं, कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल only if string remains tight, that is it does not sag, that is it does not sag। वो क्या नहीं करना चाहिए, स्लैग नहीं करना चाहिए, स्लैग नहीं करनी चाहिए। वो स्लैग का मतलब कि लूज नहीं होनी चाहिए, है ना, लूज नहीं होनी चाहिए, स्लैग का मतलब लूज नहीं होनी चाहिए। लूज नहीं होनी चाहिए। अगली बात, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन नेवर बी नेगेटिव। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती। स्ट्रिंग में जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, मिनिमम टेंशन T मिनिमम इन स्ट्रिंग वो क्या हो सकता है, 0। नेगेटिव स्ट्रिंग में टेंशन पॉसिबल नहीं है। अगर टेंशन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रिंग क्या कर चुकी है, स्लैग कर चुकी है, इसलिए टेंशन को नेगेटिव नहीं रखेंगे। क्लियर है ये बात। ये दो चीजें हैं आपके काम की। पहले इसका फोर्स एनालिसिस देखते हैं एक बार। देखो भाई, यहां पे पार्टिकल था, आपने उसको वेलोसिटी दे दिया, किसी भी टाइम पर ये पार्टिकल यहां पर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी v यहां है, ठीक है। अब अगर इसका FBD बनाएं तो ये तो बेटा mg आएगा और ये यहाँ क्या आएगा, टेंशन आएगा। नॉर्मल नहीं है, ये तो मैंने सर्कुलर पाथ बना रखा है, कोई रिंग नहीं है, सर्कुलर पाथ है ये।
किसी भी इंस्टेंट पे मान लिया ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब आप इस टेंशन को रिजॉल्व करिए बेटा, या इसको नहीं, टेंशन को नहीं, ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं फोर्सेस को। ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये आपका क्या आया एम जी कॉस थीटा, और इधर ये आपका क्या आ गया बेटा एम जी साइन थीटा। आप क्या देखेंगे कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आई कुछ बात समझ में? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स on the particle is opposite to the direction of velocity। अगर बेटा एक्सेलरेशन फोर्स या वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आपस में क्या हो, ऑपोजिट हो, तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, बिल्कुल घटेगी। इट मीन्स स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस एज इट गोज अप। पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी और किसकी, एक्सेलरेशन या फोर्स की डायरेक्शन आपस में क्या है, ऑपोजिट है, एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो इनकी स्पीड क्या होगी, घटती रहेगी लगातार। समझ में आ गई ये बात? एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन। अच्छा, अगर मैं कहूं कि पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, तब वेलोसिटी भी उधर ही है और फोर्स भी उधर ही है, तो उस केस में स्पीड बढ़ेगी। यहां पर क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो आप मुझे बताओ कि इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, T माइनस एम जी कॉस थीटा, T माइनस एम जी कॉस थीटा इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से आप क्या पाएंगे कि T इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। आप एक बार ध्यान से देखो बेटा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है वेलोसिटी घट रही है क्या? अरे अभी तो लिखा है स्पीड ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, यानी कि टेंशन में ये वाला जो फैक्टर है इट इज डिक्रीजिंग, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस की वैल्यू घटती है कि बढ़ती है? घटती है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या हो रहा है, ये वाला फैक्टर भी डिक्रीजिंग। टेंशन में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और वो दोनों ही फैक्टर्स घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? घट रहे हैं। तो यानी कि ओवरऑल जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा टेंशन की वैल्यू घटती जाएगी। as particle goes or ascends up, tension in the string decreases। और टेंशन अगर डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि भैया टेंशन घटने का मतलब सतर्क हो जाओ, स्ट्रिंग के स्लैग करने की संभावना बढ़ती जा रही है। द चांसेस ऑफ स्लैगिंग ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीज होती जा रही है। क्या ये कहना सही है कि सर मिनिमम एक क्या होना चाहिए, कम से कम एक टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए ताकि वो पार्टिकल क्या कर पाए, अपना वर्टिकल सर्कल पूरा कर पाए? क्या आप किसी भी स्पीड में वर्टिकल सर्कल पूरा करवा लोगे क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप करके भी देख सकते हो कि स्ट्रिंग को हल्का सा वेलोसिटी देना, थोड़ा सा चलेगा वापस वहीं आ जाएगा।
यानी कि आपको क्या जरूरत पड़ेगी, मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना कंप्लीट उस वर्टिकल सर्कल को कर पाना संभव नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या ये बात? क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? यानी कि सर जैसे जैसे पार्टिकल, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इस टेंशन को बढ़ा कौन सकता है? क्या आपके थीटा तो आपके हाथ में है नहीं। मैं इस v की वैल्यू को इतना कर दूं कि वो जो रिक्वायर्ड जो टेंशन है वो नेगेटिव ना आए। आ रही कुछ बात समझ में? क्लियर है ये बात? चलो, आप लोगों से नेगेटिव क्यों आएगा? अरे 90 से ऊपर जाते ये वैल्यू कैसे होनी शुरू हो जाएगी? नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे ये वाला फैक्टर इतना ज़्यादा हो कि वो उसको क्या नहीं होने दे, नेगेटिव नहीं होने दे। देखो तो वो कैसे करेगा वो देखते हैं। तो बेटा क्या क्या बात समझ में आ गई? जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है पार्टिकल की स्पीड घट रही है, पार्टिकल की स्पीड घट रही है, लेकिन उसमें क्या और घट रहा है? टेंशन की वैल्यू भी घट रही है। टेंशन की वैल्यू घट रही है तो किसके चांसेस बढ़ रहे हैं? स्लैगिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। स्लैगिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। चलो, नाउ द क्वेश्चन इज, ये वाला हो गया। अब अपन ये क्वेश्चन करते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी क्या रहे ताकि पार्टिकल क्या पूरा कर ले? अपना वर्टिकल सर्कल पूरा कर ले। देखो वर्टिकल सर्कल में दो ही सिनेरियो आ रहे होंगे, या तो सर क्या हो जाए, टेंशन जीरो हो जाए, या फिर वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो वो चेक करना पड़ेगा कहाँ पे क्या हो सकता है। ये हो गया होगा नोट भैया? तो आप पता नहीं बहुत धीरे धीरे लिखते हो यार, क्या नहीं समझ में आया बता? इसका मतलब है दिस इज डिक्रीजिंग। तुझे क्या लग रहा है कि सिंगिंग? हो गया भैया, हो गया। चलो, तो क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट so that particle completes the vertical circle। टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या मिनिमम वेलोसिटी हो ताकि पार्टिकल क्या कंप्लीट कर ले? वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो देखो इधर क्या लग रहा है? टेंशन। इधर क्या लग रहा है? mg। अब यहां से दो बातें समझ में आ रही हैं। एक बात तो पहले तो ये लिख दो बेटा कि T प्लस mg ही क्या प्रोवाइड कर रहा है उसको? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब एक आइडिया तो ये आता है कि सर एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो बेटा इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू क्या आ गई? -mg। नेगेटिव टेंशन संभव नहीं है। इट मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो गलत बात है। क्यों? जीरो वेलोसिटी करने पर टेंशन की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। स्ट्रिंग में टेंशन की नेगेटिव वैल्यू संभव नहीं है। तो फिर इसका मतलब सर क्या होगा? एट टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन इज मिनिमम। वहां पर टेंशन क्या रहेगा? आपका मिनिमम रहेगा। टेंशन की जो मिनिमम वैल्यू है वहां पे वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी? जीरो।
टेंशन जब जीरो हो जाएगी यहाँ पर, तो पहले वाले इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, mg बराबर mv²/L, और यू कैन से v इज इक्वल टू √GL। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, √GL। अगर इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं हो पाएगा, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। यानी कि आपको यहां से मिनिमम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे, तो इतनी वेलोसिटी तो रहे पार्टिकल के पास। इससे ज़्यादा होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इससे कम होने पर वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं हो पाएगा। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √GL से कम होगी तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, स्लैग कर जाएगी। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम √GL। इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन सबसे कम कौन से पॉइंट पे होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और अभी प्रूव करेंगे सबसे मैक्सिमम टेंशन कहाँ रहती है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। चलो ये हो गया नोट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what should be the minimum velocity at the bottommost point? Minimum velocity given, ये अगला सवाल होगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाए ताकि ये जो पार्टिकल है ये क्या पूरा कर ले, अपना वर्टिकल सर्कल पूरा कर ले। ठीक है, देखो बेटा, ये मान लिया ये आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है बी, और यहाँ पे आपने इसको कितनी वेलोसिटी दे दी, यू वेलोसिटी दे दी। अगर आप चाहते हो कि ये सर्कल पूरा हो जाए तो भैया टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी क्या √GL होनी चाहिए। बताओ यार, अभी तो आपने निकाला कि वर्टिकल सर्कल पूरा करवाना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √GL। मैं इस पॉइंट को लेता हूं रेफरेंस लेवल, और रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। क्या यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई सूडो फोर्स नहीं है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज ½ mu², इनिशियली वो रेफरेंस लेवल पर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे ½ m√GL²। अब सवाल बताओ मुझे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, अरे क्या फॉर्मूला होता है, m × g × रेफरेंस लेवल से हाइट, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, m × g × उसकी हाइट कितनी है यार, 2l है। क्या आया समझ में, बढ़िया नई बात सीखी आज, है ना। अरे यहाँ से हाइट कितनी है, 2l। वो कहाँ है राहुल, ऐसा लगा आवाज तू सीखी। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, ½ mgl + 2mgl,
ऑन सॉल्विंग यू विल गेट u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप पाएंगे कि u इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 5gl। यानी कि अंडर रूट ऑफ 5gl से कम वेलोसिटी अगर आपने दी है तो सर्कल पूरा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इफ u at bottom is greater than equal to under root 5gl, only then vertical circle can be completed। उसी केस में वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो पाएगा। अगली महत्वपूर्ण बात, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट 5gl से क्या है, कम अगर होगी, देन वर्टिकल सर्कल कैन नॉट बी कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं हो सकता। क्लियर हो गई ये बात। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 0 है। अच्छा, अगर आपसे कोई यूं कहे, आप ये बताओ इसी वाले केस में पार्टिकल पर फोर्स कितनी लग रही है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टॉप मोस्ट पॉइंट इन दिस केस। अगर आपने अंडर रूट 5gl वेलोसिटी दे दी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप देखो टेंशन तो यार क्या है, 0। पार्टिकल पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, mg। सो फोर्स पर जो पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा एट टॉप मोस्ट पॉइंट, दैट इज इक्वल टू mg। अरे आया कि नहीं आया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना फोर्स आ गया, mg के बराबर। क्लियर है ये बात। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि अंडर रूट 5gl मिनिमम वेलोसिटी देनी होगी, उससे कम वेलोसिटी पर वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं हो पाएगा। कर लिया ये नोट, करो नोट करो जल्दी से। इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो अच्छा, फोर्स की बात करें तो चलो यहाँ भी फोर्स की एक बात और कर लो कि बेटा यहाँ पे मान लो कि आपने इसको कितनी वेलोसिटी दी है, अंडर रूट 5gl। जैसे ही ये कहे क्वेश्चन के अंदर कि वर्टिकल सर्कल पूरा करवाना चाहता है तो दिमाग में आ जाना चाहिए अंडर रूट 5gl। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में ये सब ये हटा दो दोबारा से यार, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन ये है, पार्टिकल को आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दी बेटा कितनी, अंडर रूट ऑफ 5gl। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। यहां पर पार्टिकल, यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, और दूसरी बात क्या, फोर्स ऑन पार्टिकल। इस कंडीशन में इस पार्टिकल पर कितनी फोर्स लगेगी ये भी बताना है आपको। तो बेटा जरा आप इसका FBD बनाओ। देखो mg तो यहां लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, टेंशन, और पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, सर्कुलर मोशन के अंदर है। तो क्या होगा, T माइनस mg ही क्या प्रोवाइड करेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। T माइनस mg बराबर mv स्क्वायर। तो बेटा v की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 5gl, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 5gl बाई l। तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 6mg आ गई। T बराबर 6mg। तो आप देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 6mg था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो गई थी। यही तो बात हमने कहा था कि टेंशन घटती जाएगी। इट मीन्स इट इज मैक्सिमम एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, मैक्सिमम एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। इसका मतलब बेटा ये भी है कि कभी अगर स्ट्रिंग के टूटने की संभावना होगी तो कब होगी, जब ये पार्टिकल कहां पर होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। यह बात भी ध्यान रहे आपको।
एक और पार्ट पूछा है कि इस पार्टिकल पर नेट फोर्स कितनी है बेटा। इस पार्टिकल पे एक टी तो ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या लगी, टी माइनस एम जी। फोर्स ऑन पार्टिकल इज टी माइनस एम जी। टी 6 एम जी है माइनस एम जी, ये कितना आ गया, 5 एम जी आ गया। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 6 एम जी, जबकि पार्टिकल पर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 एम जी आएगी। क्लियर? ओके, करें आगे। अरे कर लिया ये हो गया इधर से। इस बार यही है क्वेश्चन कि यहां पे आपने √5gl वेलोसिटी दे दी। लेट अस से बॉटम मोस्ट पॉइंट बी था, लेट दिस पॉइंट बी सी। आपको क्या बताना, अब सी पॉइंट पे एनालिसिस कर लेते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेज एट सी। जब वो कहाँ पहुँच जाए, सी पर पहुँच जाए, तब क्या वेलोसिटी होगी, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट सी। सी पर पहुंचेगा तब नेट फोर्स क्या होगा, और टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग एट सी। ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। करें क्या, देखो तो मैं कहता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं बी और सी पॉइंट पे। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट बी एंड सी। सी पर मान लो कि बेटा उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी है। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई सूडो फोर्स नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आएगी, हाफ ऑफ एम इंटू √5gl का स्क्वायर, तो क्या आ गया 5gl। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बेटा वेलोसिटी मान लो आपने कितनी है, v, हाफ एम वी स्क्वायर। और इस रेफरेंस लेवल से इसकी वर्टिकल हाइट, ध्यान रहे हमें कौन सी हाइट देखनी है, वर्टिकल परपेंडिकुलर हाइट, वो कितनी है, l। सो इट शुड बी इक्वल टू mgl। ऑन सिंप्लीफाइंग इट यू विल गेट v इज इक्वल टू √3gl। अगर आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gl वेलोसिटी दी है, यानी सर्कल पूरा करवाने की मंशा से वेलोसिटी दी है, तो इन दैट केस जब वो सेमी सर्कुलर पॉइंट पे पहुंचेगा, सी पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या आएगी, √3gl। अब जरा फोर्सेस का और एनालिसिस कर लो बेटा। जब वो सी पॉइंट पर होगा, देखो यहीं पे देख लो, जब वो पार्टिकल सी पॉइंट पे आया तो बेटा इधर तो क्या लगा, टेंशन, और इधर क्या लगा, mg। एक टेंशन लगा और एक mg लगा। इस पॉइंट पर टेंशन ही उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन के अलावा तो सेंटर की तरफ और कोई फोर्स ही नहीं है। v स्क्वायर की वैल्यू बेटा वहां पे वैल्यू क्या है, 3gl डिवाइडेड बाई l। टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आई, 3mg। अरे तो क्या आया, 3mg। अच्छा, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स भी निकाल दे क्या। नेट फोर्स के लिए देखो बेटा, एक तो ये टेंशन लग रहा है और एक ही mg लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री।
अगर 90 डिग्री पर दो फोर्सेज एक्ट कर रही है तो रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो वो कितना आया, अंडर रूट ऑफ 3mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 10mg। सी पॉइंट पर ये नेट फोर्स होगी, टेंशन आ गया आपका, टेंशन किसके बराबर आया, 3mg के बराबर आया। करो, नोट करो जल्दी से। देखो बेटा, इसमें एक पार्ट और करते हैं। वो ये चलो आप ये होमवर्क करना, ये या भी कर लेते। चलो, व्हाट वेलोसिटी शुड बी गिवन एट बी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सो दैट पार्टिकल ऑसिलेट्स इन सेमी सर्कल, ताकि पार्टिकल सेमी सर्कल में क्या करे, ऑसिलेट करे। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो देखो बेटा, इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बिल्कुल वेलोसिटी जीरो हो सकती है, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी के जीरो होने से टेंशन पे कोई नेगेटिव वाला खेल नहीं आ रहा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। यहां पे वेलोसिटी मान लो कितनी दी है आपने, v, हाफ ऑफ mv स्क्वायर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस जीरो इज इक्वल टू, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी mgl। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2gl। यानी कि अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल को वेलोसिटी दे देंगे कितनी, अंडर रूट ऑफ 2gl, तो उस केस में पार्टिकल किस में ऑसिलेट करेगा, सेमी सर्कल के अंदर ऑसिलेट करेगा। क्लियर है ये? इतना करते हैं, बाकी फिर इस पर क्वेश्चंस और कुछ थोड़ा बहुत पार्ट और बचा है वो फिर कल की क्लास में करेंगे। इतना कर लें आप।